ठीक है, कल कहाँ तक किया था हमने? ये सब पढ़ लिया था अपन ने कल। यस मैम। पढ़ लिया था चेंज इन स्टेट। ये भी पढ़ लिया था अपन ने। आज हमें ये पढ़ना है ना, ये कांटेक्ट फोर्सेस। हाँ, ये पढ़ेंगे आज। कांटेक्ट फोर्सेस कौन से होते हैं? हाँ, मैं ये बता देती हूँ। हमने यहाँ क्या पढ़ा था कि जो फोर्स होता है, फोर्स क्या क्या चेंज कर सकता है? फोर्स ये सब चेंजेस कर सकता है। फोर्स किसी चीज की स्पीड को इंक्रीज कर सकता है, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो उसको मूव करवा सकता है, उसे मोशन में लेके आ सकता है, ठीक है। हम सबसे पहले डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं क्या कर सकता है? डायरेक्शन चेंज कर सकता है। वेरी गुड। और बताओ। और कोई जो भी नॉर्मल स्पीड है ना उसको इंक्रीज कर सकता है या फिर डिक्रीज कर सकता है या फिर जीरो भी कर सकता है। यस, बहुत अच्छे। इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है, जीरो भी कर सकता है। बॉल को अगर अपन ने कैच कर ली तो जीरो होगी उसकी स्पीड, ठीक है। या फिर किसी ऑब्जेक्ट की और शेप को ये कोई भी है ना रेस्ट को हाँ चेंज कर सकता है और या फिर कोई भी रेस्ट है ना उसको मोशन में ला सकता है। हाँ, कोई भी रेस्ट है उसको मोशन में ला सकता है, कोई मोशन है उसको रेस्ट में ला सकता है। किसी की स्पीड को बढ़ा सकता है, किसी की स्पीड को, स्पीड चल रहा है तो उसकी स्पीड को बढ़ा देगा, चल रहा है उसकी स्पीड को कम भी कर देगा, ठीक है। और ऑब्जेक्ट की शेप को भी चेंज कर देता है। तो ये हमने सब पढ़ लिया था कि जो फोर्स होता है, फोर्स मतलब बल, जो फोर्स होता है तो वो क्या करता है, वो ये सब चीजें करता है। आज हम पढ़ेंगे ये कॉन्टेक्ट फोर्स। तो फोर्स, फोर्स हमने पढ़ लिया। फोर्स क्या होता है? बल होता है, मतलब उससे ये सब चीजें होती है। कांटेक्ट फोर्स का मतलब होता है जो कांटेक्ट में आने से जो फोर्स होते हैं। कांटेक्ट मतलब एक आपस में, मतलब आमने सामने कांटेक्ट होना, टच होना, मतलब टच होने की वजह से जो फोर्स होता है। ऊपर भी अपन ने इंटरेक्शन फोर्सेस ही पढ़ा था, वो भी यही है, कांटेक्ट फोर्सेस ही है। जैसे कि मस्कुलर फोर्स है। कैन यू पुल और लिफ्ट अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल विदाउट टचिंग इट? कांटेक्ट मतलब उसको टच करना, कांटेक्ट करना मतलब उसको छूना, ठीक है। तो बिना छुए, बिना टच किए क्या आप किसी बुक को लिफ्ट मतलब उठाना, क्या आप किसी बुक को उठा सकते हो या पुश कर सकते हो, धक्का मार सकते हो, जो कि टेबल पे लेइंग मतलब टेबल पे लेटी हुई है या टेबल पे रखी हुई है, ठीक है। जो बुक टेबल पे रखी हुई है, क्या आप उसे बिना टच किए, मैं बिना हाथ लगाए क्या उसे पुश कर सकती हूँ, धक्का मार सकती हूँ, मतलब बुक को आगे कर सकती हूँ? क्या मैं बुक को उठा सकती हूँ? मैं बुक को उठाऊंगी तो बुक को टच करना पड़ेगा ना मुझे, तो मैं बिना बुक को टच किए उसको नहीं उठा सकती। कैन यू लिफ्ट अ बकेट ऑफ वाटर विदाउट होल्डिंग इट? बाल्टी, पानी की बाल्टी है तो उसको मैं बिना टच के नहीं उठा सकती ना। मैं ऐसे थोड़ी कहूंगी कि पानी की बाल्टी उठ जा और बाथरूम के अंदर आ जा, तो ऐसे नहीं उसमें आएगी ना। फोर्स लगाना पड़ेगा। हाँ, उसमें फोर्स लगाना पड़ेगा और टच भी करनी पड़ेगी, मुझे हाथ से फोर्स लगाना पड़ेगा। मस्कुलर फोर्स मतलब अपनी मसल्स के द्वारा जो फोर्स जिसमें लगाया जाता है। मसल्स में हाँ, with with a force which exert by our muscles is called yes, muscular force. muscular force. A force which is exerted by our muscles is known as muscular force. बहुत अच्छे। तो जो हमारी मसल्स के द्वारा जो फोर्स लगाया जाता है, उस फोर्स को हम मस्कुलर फोर्स कहते हैं। हम कोई चीज उठाते हैं, कोई भी चीज को धक्का मारते हैं, अपनी मसल्स के द्वारा हम ये फोर्स लगा रहे हैं, तो वो सारे फोर्सेस मस्कुलर फोर्सेस हो जाएंगे। जो भी हम बैग हाथ से, टांग के जाते हैं ना स्कूल में। क्या बोल रहे हो? बैग टांग के मैम स्कूल जाते हैं तब भी फोर्स लगता है, मस्कुलर फोर्स। यस यस, वो भी मस्कुलर फोर्स हो जाएगा। तो ये सारे क्या है, सारे फोर्सेस में आ जाएंगे। जो भी हम काम करते हैं, तो हम कोई बक्सा उठा के सर पे रख के ले जा रहे हैं, वो भी मस्कुलर फोर्स में आ जाएगा। हम अब पैर से मैं मार रही हूँ फुटबॉल को, या हाथ से मैं कोई काम कर रही हूँ, तो ये सारे मस्कुलर फोर्सेस में आ जाते हैं। अपनी बॉडी से हम कुछ भी काम करेंगे वो मस्कुलर फोर्स फोर्स में आएंगे सबके सब। तो देखो, जनरली टू अप्लाई अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट योर बॉडी हैज टू बी इन कांटेक्ट विद द ऑब्जेक्ट। तो कांटेक्ट फोर्सेस इसीलिए कहा जाता है इनको। क्या आप फोर्स अप्लाई करने के लिए आपकी जो बॉडी है वो उससे कांटेक्ट में आनी जरूरी है? बाल्टी को उठाने के लिए आपको उसको हाथ लगा के ही उठाना पड़ेगा। आप वो खड़े खड़े ऐसे नहीं कि बोलोगे कि बाल्टी उठ जा तो उठ जाएगी, नहीं, हाथ लगा के उठाना पड़ेगा। बुक को उठाना है, हाथ लगा के उठाना पड़ेगा। द कॉन्टेक्ट में ऑल्सो बी विद द
हेल्प ऑफ अ स्टिक और अ पीस ऑफ रोप। अब वो जो कांटेक्ट होता है वो स्टिक की हेल्प से भी आप कर सकते हो, स्टिक की हेल्प से कोई चीज उठा लेना। जैसे वो गिल्ली डंडा खेलते थे ना, तो उसके अंदर स्टिक की हेल्प से अपन उसको गिल्ली को उठाते थे। जो डंडा होता है ना, जो स्टिक होती है, उसकी हेल्प से हम उसको उठाते हैं। ठीक है, तो किसी स्टिक की हेल्प से कोई चीज उठाना, या रोप रस्से की हेल्प से, जो बाल्टी में से पानी खींचते हैं ना, कुएं में से पानी खींचते हैं हम, तो रोप लगा देते हैं, एक रस्सा टाई कर देते हैं, बाल्टी पे रस्सा बांध देते हैं, और फिर उसको हम डाल देते हैं और फिर उसको खींचते हैं। तो पीस ऑफ रोप, तो रस्से के द्वारा हम मस्कुलर फोर्स लगा रहे हैं ना, रस्सा टच है बाल्टी से, ठीक है, तो ये सारे मस्कुलर फोर्स में आएंगे। व्हेन वी पुश एन ऑब्जेक्ट लाइक अ स्कूल बैग, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं, जैसे कि एक स्कूल बैग है, या फिर और लिफ्ट अ बकेट ऑफ वाटर, या पानी की बाल्टी को उठाते हैं, वेयर डज द फोर्स कम फ्रॉम, तो फोर्स कहाँ से लगता है, मतलब फोर्स, दिस फोर्स इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ मसल्स। तो ये जो फोर्स है मसल से ही तो लग रहा है, जब हम बाल्टी उठा रहे हैं, बैग उठा रहे हैं, तो अपने कंधे, अपने मसल्स, यही यहीं से फोर्स लग रहा है ना, इन्हीं की वजह से हम ये सब काम कर पा रहे हैं। तो इस फोर्स को क्या कहा जाता है, दिस फोर्स इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ मसल्स इन आवर बॉडी। तो अपनी मसल्स के द्वारा जो भी हम फोर्स लगाते हैं वो मस्कुलर फोर्स है, सिंपल सी चीज है। द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स, बस इसको टिक कर लो, पूरे में यही इंपॉर्टेंट है बस। The force resulting due to the action of muscles is known as the muscular force. वो फोर्स जो हमारी मसल्स के द्वारा लगाया जाता है उसे हम मस्कुलर फोर्स कहते हैं। इतना ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ तक बस ये इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट है मैं सब टिक करवाती जा रही हूँ, लिखते जाओ। इट इज द मस्कुलर, इसमें एग्जाम्पल भी पूछ सकते हैं, एग्जाम्पल तो बता ही दोगे। It is the muscular force that enables us to perform all activities involving movement or bending of our body. तो muscular force की वजह से ही हम सारी एक्टिविटीज, सारी क्रियाएं परफॉर्म कर पाते हैं, सारे काम कर पाते हैं। इन्वॉल्विंग जैसे कि कौन कौन से इन्वॉल्व, मतलब इसमें ये सारे काम आ जाते हैं। मूवमेंट मतलब चलना, मसल्स की हेल्प से ही हम चल पाते हैं, पैरों की जो मसल्स होती हैं उन्हीं की वजह से तो हम चल पाते हैं। बेंडिंग ऑफ आवर बॉडी, अपनी बॉडी को बेंड करना, ठीक है, तो ये सारे हम किसकी वजह से कर पाते हैं, मस्कुलर फोर्स की वजह से ही हो पाता है। इन क्लास 8 7th you have learned that in the process of digestion the food gets pushed through the alimentary canal। डाइजेशन, फूड का जब डाइजेशन होता है तो अपना जो फूड पाइप होता है ना, वो उसको फूड को नीचे की तरफ पुश करता है। जो फूड फूड पाइप के अंदर जो मसल्स होती है वो नीचे की तरफ उसको पुश करती है फूड को, ठीक है, तो डाइजेशन के अंदर भी पुश किया जाता है फूड को नीचे की तरफ। तो कुड इट बी अ मस्कुलर फोर्स दैट डज इट, क्या ये भी एक मस्कुलर फोर्स हो सकता है। यू ऑल्सो know that lungs expand and contract while we inhale or exhale air during breathing। जब हम सांस लेते हैं, inhale करना मतलब सांस को अंदर लेना, exhale करना मतलब सांस को बाहर छोड़ना। तो जब हम inhale करते हैं और exhale करते हैं एयर को ब्रीथिंग के टाइम में, सांस लेते टाइम, तो अपने जो लंग्स होते हैं वो एक्सपैंड होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जब अपन सांस को अंदर लेते हैं, ऐसे अंदर लेते हैं अपन, तो अपने जो लंग्स होंगे एक्सपैंड हो जाएंगे, मतलब फैल जाते हैं। सांस को अंदर लेके देखो, अपने जो लंग्स होंगे वो फैल जाते हैं, मतलब एक्सपैंड होते हैं जब हम अंदर लेते हैं तो, ठीक है। और जब हम बाहर छोड़ते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट, मतलब सिकुड़ जाते हैं वो। अंदर लेते हैं तो एक्सपैंड हो जाएंगे, फैल जाएंगे लंग्स, और जब हम एयर को बाहर एक्सहेल कर देते हैं, इनहेल करेंगे तो एक्सपैंड होंगे और एक्सहेल करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। वेयर आर दीज मसल्स लोकेटेड विच मेक ब्रीथिंग पॉसिबल, तो ये सब मस्कुलर फोर्स में आ जाएंगे। जो फूड नीचे की तरफ पुश किया जाता है वो मसल्स के थ्रू ही पुश किया जाता है, जो फूड पाइप के अंदर जो मसल्स होती है साइड में, जो उनके थ्रू पुश किया जाता है, ठीक है। और ये सारी चीजें ब्रीथिंग, ये सब मस्कुलर फोर्स में आएंगे। Where are these muscles located which make breathing possible? Can you list a few more examples of the force exerted by the muscles in your body? अपनी बॉडी में मसल्स के द्वारा फोर्स लगाया जाता है, क्या आप और एग्जांपल दे सकते हो, जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया है ऐसे ही। Animals also make use of muscular force to carry out their physical activities and other tasks। जो एनिमल्स हैं वो भी मस्कुलर फोर्स का ही यूज करते हैं अपनी फिजिकल एक्टिविटीज करने के लिए, अपनी मतलब जीवन की जो भी क्रियाएं होती हैं वो करने के लिए, तो वो भी इसका मस्कुलर फोर्स का ही यूज करते हैं। एनिमल्स लाइक बुलक्स, ये बुलक्स ये रहे, बैल, हॉर्सेस मतलब घोड़े,
डंकी गधे एंड कैमल्स ऊंट आर यूज्ड टू परफॉर्म वेरियस टास्क फॉर अस। तो जो एनिमल्स हैं जैसे बुलक है, बैल हमारे लिए देखो सामान ढोती है, कैमल्स भी सामान ढोते हैं हमारे लिए, डंकीज भी, हॉर्सेस पे हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, सामान भी ढोने के काम आते हैं। तो ये सारे आर यूज्ड टू परफॉर्म वेरियस टास्क फॉर अस। तो ये सारे जो एनिमल्स हैं इनसे हम कई सारे काम करवाते हैं, ये हमारे लिए बहुत यूजफुल है, ये इनसे हम कई सारे काम करवाते हैं। इन परफॉर्मिंग दीज टास्क दे यूज मस्कुलर फोर्स। तो ये अपना मस्कुलर फोर्स यूज करते हैं। देखो चलने में भी हमारी जो मसल्स है ना पैरों की, उसका यूज होता है, ठीक है। तो हम हमारी खुद की दिनचर्या की जो भी एक्टिविटीज करते हैं वो एक तरह से मस्कुलर फोर्स इन्वॉल्व होता है उनमें। सेम एनिमल का अपनी तरह ही सेम मस्कुलर फोर्स ऑफ एनिमल इज यूज टू कैरी आउट मैनी डिफिकल्ट टास्क। मस्कुलर फोर्स की वजह से ये लोग इतना लोड होके ले जा रहे हैं। तो ये मैम हमारा, ये खींच के में ना इनके मसल्स की वजह से ही खींचता है ये। हाँ उसी की वजह से खींचता है, ताकत लगती है मसल्स की, उसी की वजह से खींचता है। तो ये कांटेक्ट फोर्स तो यहाँ पे हो गया खत्म, सॉरी मतलब मस्कुलर फोर्स हो गया खत्म। सिंस मस्कुलर फोर्स कैन बी अप्लाइड ओनली व्हेन इट इज इन कांटेक्ट विद एन ऑब्जेक्ट। तो मस्कुलर फोर्स कब लग सकता है, जब वो कांटेक्ट के ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में हो। It is also called a contact force. Are there other type of contact force? Let us find out. तो एक तो contact force हो गया हमारा muscular force। तो देखो सर अब क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि muscular force is a contact force or not, ऐसे पूछ लेंगे कि muscular force contact force है या फिर नहीं है, ठीक है। या फिर ट्रू फॉल्स में पूछ लेंगे कि muscular force is a non contact force, ट्रू या फॉल्स, ऐसे पूछ लेंगे। ध्यान रखना है मस्कुलर फोर्स कांटेक्ट फोर्स होता है, ठीक है। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स, कांटेक्ट फोर्स कैसे होते हैं? कांटेक्ट को मतलब छूना एक तरह से, जिसे हम छू के करते हैं। मस्कुलर फोर्स के अंदर जैसे हम हमारी मसल्स की ताकत लगानी है, तो जिस पे हम ताकत लगाएंगे उसको हमें छूना तो पड़ेगा ना, कांटेक्ट तो करना पड़ेगा ना उसको। ऐसे थोड़ी बिना कांटेक्ट के, नॉन कांटेक्ट कभी यहाँ पढ़ेंगे देखो। नॉन कांटेक्ट में होता है जैसे मैग्नेटिक फोर्स होता है, जो मैग्नेट बिना टच में आए दूर से ही खींच लेता है, मैग्नेट चीजों को दूर से ही खींच लेता है ना, तो ऊपर से वो, कोई गिरता है, हाँ। ऊपर से कोई चीज नीचे गिर जाती है। क्या बोल रहे हो? ऊपर से कोई चीज नीचे गिर जाती है। हाँ ऊपर से कोई चीज नीचे गिर जाती, ग्रेविटी, ग्रेविटी भी उसको बिना कांटेक्ट के खींच लेती है ना, वो तो इतनी ऊपर है, टच में थोड़ी है अर्थ के, तब भी उसको खींच लेती है देखो। ग्रेविटेशनल फोर्स आ गई हाँ इसमें। नॉन कांटेक्ट में आ जाएगा। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। हाँ तो ये ध्यान रखना है, कांटेक्ट में कौन से आते हैं, हाँ नॉन जैसे कांटेक्ट। मैग्नेट, यहाँ पे लिखा है मैग्नेट, वो भी मैग्नेट भी अपने आप चिपक जाती है। हाँ दूर से ही खींच लेता है मैग्नेट भी, है ना। लेकिन हम दूर से नहीं खींच सकते कि बाल्टी मेरे पास आ जा, ठीक है, बाल्टी उठ जा, हम ऐसे नहीं कर सकते। हमें तो उसको पकड़ के अपने पास लाना पड़ेगा, या पकड़ के उस जगह दूसरी जगह ले जाना पड़ेगा जहां पे भी हमें ले जानी है। ऐसे कहने से थोड़ी आ जाएगी कि बाल्टी वहां चली जा, वो नहीं जाएगी, ठीक है ना। तो वो हो गए कांटेक्ट फोर्स, वहां पे हमें बाल्टी को टच करना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा और वहां उस जगह तक ले जाना पड़ेगा, तभी वो बाल्टी यहाँ से और यहाँ पहुंचेगी। तो वो कांटेक्ट फोर्स में आ जाता है। तो कांटेक्ट फोर्स हमारे बस ये दो ही है इसमें, मस्कुलर फोर्स और ये फ्रिक्शनल फोर्स, ये दो कांटेक्ट फोर्स है। फिर नॉन कांटेक्ट पढ़ेंगे। तो बस ये ध्यान रखना है क्योंकि क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि मस्कुलर फोर्स इज अ कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट, तो वहां पे ना ध्यान रखना। कॉन्टैक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स, हाँ फ्रिक्शन। अब जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, फ्रिक्शन हमें पता ही है क्या होता है। फ्रिक्शन क्या होता है, वो फोर्स जो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। कोई भी ऑब्जेक्ट है ऐसे चल रहा है, कोई इंसान है, ये जमीन पे चल रहा है, ठीक है ना, ये जमीन है, इस पे ये चल रहा है, सामने की तरफ चल रहा है, तो जमीन इसके ऊपर फोर्स पीछे लगाएगी। की तरफ। हाँ इसको पीछे धकेलने के लिए फोर्स लगाती है एक तरह से। यहाँ पे ग्राउंड जो है, जो जमीन है, ग्राउंड है, वो इस पे फोर्स लगाएगा, वो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, सिंपल सा। फ्रिक्शनल फोर्स का मतलब होता है फोर्स अप्लाई किया जाता है ओपोजिट डायरेक्शन में, मोशन की ओपोजिट, जिस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है इसकी ओपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगाया जाएगा ग्राउंड के द्वारा। अगर मैं उसमें शिप में बैठी हूँ और पानी के अंदर शिप में बैठी हुई हूँ मैं, तो जो पानी शिप के ऊपर, बोट के ऊपर, सपोज मैं बोट में बैठी हूँ, बोट हमारी छोटी सी होती है, शिप हमारी बहुत बड़ी होती है, तो सपोज मैं बोट में बैठी हूँ, नाव के अंदर बैठी हूँ, तो नाव पानी पे चल रही है ना, जैसे बोट है,
तो ये बोट किस पे चलती है, ये वाटर पे चलती है। तो बोट आगे की तरफ चल रही है, वाटर भी इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लगाता है, ठीक है। ग्राउंड भी फ्रिक्शनल जी फोर्स लगाता है, वाटर भी फ्रिक्शनल फोर्स लगाता है, एयर भी फ्रिक्शनल फोर्स लगाती है। अगर कोई आदमी भाग रहा है, रनिंग कर रहा है, सपोज कोई रन कर रहा है आगे की तरफ, तो हवा अपन को कभी कभी पीछे नहीं धकेलती, पीछे की तरफ कितनी इतनी तेज हवा चलती है, अपन को पीछे की तरफ धकेल देती है कई बार। तो एयर भी बाइक चलाते हैं तो हाँ, यस, बाइक तो चलाते हैं जब, बाल उड़ते हैं पीछे की तरफ। राइट, बाल पीछे की तरफ उड़ते हैं, ठीक है। और वो हमको भी पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश करती है एयर। तो एयर भी फ्रिक्शनल फोर्स लगाती है, ग्राउंड भी फ्रिक्शनल फोर्स लगाता है, वाटर भी फ्रिक्शनल फोर्स लगाता है, एक्सर्ट करता है, ठीक है। तो अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में, चलो। अब देखो फ्रिक्शन क्या होता है हमारा। फ्रिक्शन, recall some of your experiences. A ball rolling along the ground gradually slows down and finally comes to rest. एक बॉल है जो अपने आप, एक बॉल है उसको हमने सपोज मारा, वो चल रही है, ठीक है, मतलब उसको हिट किया या फेंका। एक बॉल को मैंने फेंक दिया ग्राउंड पे, तो थोड़ी दूर तो चलती है और फिर थोड़ी देर बाद अपने आप ही रुक जाती है, अपने आप ही वो रेस्ट पे आ जाती है। रेस्ट पे मतलब रुक जाती है एकदम, ठीक है। चलते चलते धीरे हो जाएगी और फिर रुक जाएगी। तो वो किस वजह से रुक जाती है, वो रुक क्यों गई? जिस फोर्स से मैंने उसे फेंका था, उसको उसी उससे चलते रहने चाहिए था, वो रुक क्यों गई? चलते रहने चाहिए था, चलते रहने चाहिए था, रुक कैसे गई? रुक गई इसका मतलब यहाँ से कोई तो उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है उसे रोकने के लिए, कि रुक जा, कोई तो लगा रहा है यहाँ पे फोर्स, इसी वजह से रुकी है ना। तो रिकॉल, तो क्या बोला है, अ बॉल रोलिंग अलोंग द ग्राउंड ग्रेजुअली, मतलब धीरे धीरे, ग्रेजुअली स्लोज डाउन, धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाती है, और फाइनली रेस्ट पे आ जाती है, मतलब रुक जाती है। When we stop pedaling a bicycle, जब हम बाइसिकल पैडल करना स्टॉप कर देते हैं, तो इट ग्रेजुअली स्लोज डाउन एंड फाइनली कम्स टू अ स्टॉप। तो हम पैडलिंग स्टॉप वो कर देते हैं तो बाइसिकल अपने आप रुक जाती है। जैसे घर आने से अपन 10 मिनट पहले पैडलिंग बंद कर देते हैं कि अब तो घर आने वाला है, बस ये जो हमने पैडल मारे ना यही चल जाएंगे वहां तक। तो फिर हम पैडल मार के और घर आने से थोड़ी दूर पहले हम पैडल मारना बंद कर देते हैं, तो साइकिल अपने आप रेस्ट पे आ जाती है ना। तो कैसे, ये कैसे होता है? Car or a scooter also comes to rest once its engine it's is switched off। कार या फिर स्कूटर, उसका इंजन हम स्विच ऑफ कर देते हैं तो वो भी रेस्ट पे आ जाता है। सिमिलरली अ बोट कम्स टू रेस्ट इफ वी स्टॉप रोइंग इट। रो करना मतलब बोट को चलाना, वो जो दो वो होते हैं ना हाथ में लकड़ी के डंडे, उनसे रो बोट को रो करना मीन्स उसको चलाना। तो बोट भी रुक जाती है अगर हम रोइंग स्टॉप कर देते हैं, उसको चलाना बंद कर देते हैं बोट को, तो वो भी रुक जाती है। तो ये सब फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से रुकते हैं। कैन यू ऐड सम मोर सच एक्सपीरियंसेस? क्या आप कुछ और एक्सपीरियंसेस अपने ऐड कर सकते हैं इसी तरीके के? इन ऑल दीज सिचुएशंस नो फोर्स अपीयर्स टू बी एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। अभी हमें कोई फोर्स दिखाई तो नहीं दे रहा लगता हुआ, कोई फोर्स अपीयर नहीं हो रहा, दिखाई नहीं दे रहा, येट देयर स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीजेस। उसके बावजूद भी उनकी स्पीड कैसे कम हो जाती है? कोई फोर्स दिखाई नहीं दे रहा। जैसे अपन हाथ से बॉल को फेंक रहे हैं, हमें दिख रहा है कि हम हाथ हाथ से फोर्स लगा रहे हैं बॉल पे, लेकिन उल्टा ऑपोजिट फोर्स फोर्स कौन लगा रहा है? दिख ही नहीं रहा है ये कौन लगा रहा है, ठीक है। तो दिखाई नहीं देता है, तब भी इसकी स्पीड कम हो जाती है। एंड दे कम टू रेस्ट आफ्टर सम टाइम, और कुछ समय बाद ये रेस्ट पे आ जाते हैं। तो व्हाट कॉजेज अ चेंज इन देयर स्टेट ऑफ मोशन? तो इनकी स्टेट ऑफ मोशन में मतलब ये रेस्ट पे कैसे आ जाते हैं, रेस्ट पे आ कैसे रहे हैं अपने आप? Could some force be acting on them? क्या उनके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है? Can you guess the direction in which the force must be acting in each case? क्या आप गेस कर सकते हो कि वो फोर्स अगर लग रहा है तो किस डायरेक्शन में लग रहा है? इसी में लगेगा ऑब्वियसली, तभी तो रुकेगी चीज। अगर इधर लगता तो इस स्पीड और बढ़ जाती। जैसे अपन ने पहले पढ़ा था ना, अगर ये इस तरफ मूव कर रही है और फोर्स भी यहाँ पीछे से कोई लगाए इसके फोर्स, ठीक है, कोई भूत प्रेत कोई भी पीछे से फोर्स लगाए, तो इसकी स्पीड जो होगी वो इंक्रीज होगी ना। तो ये रुक रही है, इसका मतलब फोर्स तो यहाँ से लग रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन से लग रहा है फोर्स, कोई तो लगा रहा है, हमें दिख नहीं रहा है वो कौन लगा रहा है, और ये ऑपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लग रहा है इसके ऊपर। तो can you guess the direction? So the force responsible for changing the state of motion of object in all these examples is the force of friction. तो इस फोर्स को फ्रिक्शन नाम दे दिया। ये जो फोर्स लगता है यहाँ पे, इसको फ्रिक्शन नाम दे दिया बस। It is the, हाँ इसको रुको टिक करो। The force responsible for changing the state of motion of object in all these
is the force of friction. चलो और पढ़ लेते हैं आगे, थोड़ी ढंग की डेफिनेशन आ जाए तो। देखो, it is the force of friction between the surface of the ball and the ground that brings the moving ball to the rest. तो force of friction कहाँ लगता है? जैसे ये बॉल है, ये ग्राउंड है, ठीक है ना। तो ग्राउंड लगा रहा है, कौन लगा रहा है इसके ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन? इसके ऊपर जो ग्राउंड है ये इसके ऊपर लगा रहा है फ्रिक्शन फोर्स। मतलब बॉडी जिसके कांटेक्ट में हो, अगर ये पानी में है तो पानी इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है, अगर ये हवा में है तो एयर इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगा रही है, ठीक है। तो जिसके कांटेक्ट में है वो ही, कांटेक्टिंग जो सरफेस है वही फ्रिक्शन फोर्स लगाती है। इट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ द बॉल एंड द ग्राउंड दैट ब्रिंग्स द मूविंग बॉल टू द रेस्ट। तो ग्राउंड के बीच में, ग्राउंड और बॉल के बीच में लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स, जिस वजह से ये बॉल रेस्ट में आ जाती है। सिमिलरली फ्रिक्शन बिटवीन वाटर एंड द बोट ब्रिंग्स इट टू अ स्टॉप वंस यू स्टॉप रोइंग। और वाटर और बोट के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, जिस वजह से बोट रुक जाती है, ठीक है ना। अगर हम उसको रो करना बंद कर देंगे, चलाना बंद कर देंगे, तो वो रुक जाएगी। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स ऑन ऑल द, चलो यही डेफिनेशन टिक कर लो इसकी। द फोर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करना मतलब चाहे आप रेस्ट में ला रहे हो, चाहे उसकी स्पीड चेंज कर रहे हो या डायरेक्शन चेंज कर रहे हो, ये सब चीजें आ जाती है इसमें, स्टेट ऑफ मोशन में चेंज करना, तो ये फ्रिक्शन कहलाता है। So the force responsible for changing the state of motion of object in all these example, यहाँ ऊपर वाले, ठीक है, ये applied force के opposite में लगता है हमेशा, frictional force. The force of friction always acts on all the moving object and its direction is always opposite to the direction of motion. इसको टिक कर लो, पूछा जाता है। ये देखो, the force of friction always acts on all the moving object. जितने भी moving object है सबके ऊपर friction force लगता है। The force of friction always, हमेशा लगता है किसके ऊपर? सारे moving object पे। जितने भी ऑब्जेक्ट हैं जो चल रहे हैं, हम चलते हैं, हमारे पैरों, जमीन हमारे पैरों पे भी क्या लगाती है? फ्रिक्शन फोर्स लगाती है, ठीक है ना। फ्रिक्शन की वजह से हम चल भी पाते हैं। और एंड इट्स डायरेक्शन, और जो फ्रिक्शन फोर्स की जो डायरेक्शन होती है फ्रिक्शन की, वो हमेशा ओपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है इस पे कि डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स कहाँ होती है, अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में या फिर अप्लाइड फोर्स के ओपोजिट डायरेक्शन में? ओपोजिट डायरेक्शन में होती है, ओपोजिट। ओपोजिट मतलब ये जैसे आप ऐसे चल रहे हो तो आपके ओपोजिट में, उल्टी डायरेक्शन में। आप सीधे जा रहे हो तो ये ओपोजिट, इसको ओपोजिट बोलते हैं। Since the force of friction arises due to contact between surfaces, तो ये भी contact force है। Force of friction, friction force क्या है? Contact force है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है एक, कि friction force is a non-contact force, ऐसे लिख देंगे, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स है, फ्रिक्शन फोर्स तो कांटेक्ट फोर्स है, ठीक है। तो since the force of friction arises due to contact between the surface, it is also an example of a contact force. ये चीजें ध्यान में रखनी है। वापस बता देती हूँ क्या क्या ध्यान में रखना है। देखो इसमें क्या क्या ध्यान में रखना है, इसके अंदर फ्रिक्शन के अंदर एक तो फ्रिक्शन क्या होता है, ठीक है। फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाया जाता है और ये एक तरह का कांटेक्ट फोर्स है, बस। You may be wondering whether it is essential for the agent applying a force on an object to be always in contact with it. Let us find out. तो बोला है कि क्या फोर्स लगाने के लिए हमेशा कांटेक्ट में होना जरूरी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस भी होते हैं, बिना कांटेक्ट में आए भी फोर्स लगाया जाता है। जैसे अर्थ है, बिना कांटेक्ट किए ही ऊपर से नीचे की तरफ खींच लेती है चीजों को। एप्पल ऊपर लटक रहा है, एप्पल अर्थ से टच में थोड़ी एप्पल को नीचे खींच लेगी, ठीक है। हर चीज को नीचे अपन ऊपर उछालते नीचे खींच लेते हैं, मैग्नेट भी दूर से ही खींच लेता है बिना कांटेक्ट के। मतलब ये फोर्सेस ये काम करते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, ये पढ़ लेते हैं पहले। नॉन कांटेक्ट फोर्स में मैग्नेटिक फोर्स आता है सबसे पहला। एक्टिविटी 11.6, टेक अ पेयर ऑफ बार मैग्नेट्स। बार मैग्नेट के दो पेयर ले लो, दो बार मैग्नेट्स, ठीक है। और place the longer side of one of the magnets over three round shaped pens or wooden rollers as shown in the figure. This place the longer side of one of the magnets over three round pencil. ये तीन राउंड पेंसिल है ना, तीन राउंड पेंसिल, इनके ऊपर रख दो इसको, ठीक है ना। इनके ऊपर इस तरह से रख देना है,
longer side of one of the magnets over 3 this. आगे, now bring one end of the other magnet near the end of the magnet placed on the roller. अब क्या करना है ये, अब इससे पता चल जाएगा, ये खींचेगा तो हिलेंगी ना पेंसिल। अब ये मैग्नेट यहाँ रखा है, दूसरा मैग्नेट यहाँ इसके पास में लेके आए हम, ठीक है। ये पोल दिखा रखे हैं वाइट, रेड और ब्लू से हमें अलग अलग, कि ये वाला नॉर्थ हो सकता है, ये साउथ हो सकता है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये ब्लू ब्लू सेम वाले हैं, और तो यहाँ पे अट्रैक्शन होगा क्योंकि हम ब्लू को रेड के पास लेके आए, तो यहाँ पे ये अट्रैक्ट करेगा, तो ये वाला खींचेगा इस तरफ। जब ये वाला इसके पास खींचेगा तो नीचे वाली पेंसिल्स हिलेंगी, हमें पता चल जाएगा कि हाँ खींच रहा है ये इसको खींचेगा, दूर से ही खींच लेगा, बिना कांटेक्ट किए, बिना इसको टच किए ही खींच लेगा इसको दूर से। Now bring one end of the other magnet near the end of the magnet placed on the roller. Make sure that the two magnets do not touch each other. दोनों टच ना करें, दूर से खिंचवाना है इसको बस। Observe what happens. Observe करो क्या होता है। Next, bring the other end of the magnet near the same end of the magnet placed on the roller. Note what happens to the magnet placed on the roller every time another magnet is brought near it. यही बता रखा है इसमें, अगर आप ये opposite poles को पास में लाते हो तो खींचेगा, और अगर सेम पोल्स को अगर आप इस तरह से करते हो यही एक्टिविटी, ये भी साउथ पोल है, ये भी साउथ पोल है, दोनों को लाओगे तो रिपेल करेंगे एक दूसरे को, ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा, ये आपके हाथ पे फोर्स लगाएगा कि मुझे पीछे लेके चलो, और ये इस तरफ भाग जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो बस ये पेंसिल इसीलिए लगा रखे ताकि हमें पता चल जाए कि हाँ ये खींच रहा है इसको, हमें वैसे भी पता ही चल जाता है बिना पेंसिल लगाए भी। ऑब्जर्विंग अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन टू मैग्नेट्स, तो इसको हम बोलते हैं अट्रैक्शन, ये होता है अट्रैक्शन, और ये होता है रिपल्शन। रिपेल करना मतलब दूर दूर भागना, रिपल्शन। तो बस ये नॉन कांटेक्ट फोर्स है, पढ़ लेते हैं चलो। Does the magnet on the rollers begin to move when the other magnet is brought near it? जब दूसरा मैग्नेट उसके पास आया तो क्या वो मैग्नेट मतलब खिंचा, मूव हुआ, वो हिला? Does it always move in the direction of approaching magnet? What do these observations suggest? Does it mean that some forces must be acting between the two magnets? यही बता रखे क्या वो हमेशा उसकी तरफ खिंचा आएगा अगर हम डायरेक्शन इसकी ये चेंज कर देते हैं? नहीं, साउथ होगा तो नहीं खींचेगा, रिपल्शन होगा। नॉर्थ और साउथ, इस तरफ नॉर्थ है, इस तरफ साउथ है, तो अट्रैक्शन होगा। ओपोजिट पोल्स होंगे तो अट्रैक्शन, और सिमिलर होंगे तो रिपल्शन, कई बार पढ़ चुके हैं अपन। ठीक है, तो यू हैव लर्न इन क्लास 6th that like poles of two magnet repel each other and unlike pole attract each other। तो ये भी पूछ लेते हैं कई बार। like poles एक जैसे, like मतलब एक जैसे, जैसे साउथ साउथ या नॉर्थ नॉर्थ, अगर उनको पास में लाओगे, अगर नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल ये हो गए लाइक, दोनों एक जैसों को पास में लेके आओगे तो ये दूर दूर भागेंगे एक दूसरे से, और अगर साउथ को नॉर्थ के पास लेके आओगे तो ये और पास आएंगे, ये इधर भागेगा इसके पास, ये इसके पास भागेगा, ऐसे। तो लाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, पूछ लिया जाता है कई बार, ध्यान में रखना है इसको, पिक कर लो। Attraction or repulsion between objects can also be seen as another form of pull or push। अट्रैक्शन और रिपल्शन भी पुल और पुश ही है। अट्रैक्शन के अंदर तो पुल हो रहा है, यहाँ पे ये इसको खींच रहा है, ये इसको खींच रहा है, दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं, पुल हो रहा है पुल। और यहाँ पे पुश, धक्का दे रहे हैं, तू दूर जा, और ये कह रहा है तू भी दूर जा, पुश हो गया यहाँ पे। डू यू हैव टू ब्रिंग द मैग्नेट्स इन कॉन्टेक्ट फॉर ऑब्जर्विंग द फोर्स बिटवीन देम? तो क्या आपको मैग्नेट्स को कांटेक्ट में लाना पड़ रहा है? नहीं, कांटेक्ट में नहीं लाना पड़ रहा, ये दूर से ही खींच लेते हैं एक दूसरे को, दूर दूर से एक दूसरे को खींच लेते हैं, कांटेक्ट में नहीं लाना पड़ रहा, तो ये नॉन कांटेक्ट फोर्स है, सिंपल सी चीज है। अ मैग्नेट कैन एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर मैग्नेट विदाउट बीइंग इन कांटेक्ट विद इट। एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पे फोर्स एक्सर्ट कर सकता है, फोर्स लगा सकता है बिना उसके कांटेक्ट में आए, तो इस तरह के फोर्स को हम नॉन कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेट, मैग्नेट के द्वारा जो फोर्स लगाया जा रहा है वो नॉन कांटेक्ट फोर्स है। ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन बनता है कि नॉन कांटेक्ट फोर्स के एग्जांपल दो, कांटेक्ट फोर्स के एग्जांपल बताओ। तो नॉन कांटेक्ट के तो हो गए, ये अपना क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, ये सब नॉन कांटेक्ट के एग्जांपल है, इनको ध्यान रखना है। और कांटेक्ट के एग्जांपल दो जो हमने पढ़े, फ्रिक्शनल फोर्स हो गया और एक मस्कुलर फोर्स हो गया।
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? ये भी नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है। ये एक्टिविटी बढ़ता है। टेक अ प्लास्टिक स्ट्रॉ एंड कट इट इनटू नियरली 2 इक्वल पीसेस। प्लास्टिक की स्ट्रॉ लेनी है जिससे हम जूस पीते हैं, जिससे हम, ठीक है ना, वो स्ट्रॉ ले लो, प्लास्टिक की आती हो। एंड कट इट इनटू नियरली 2 इक्वल पीसेस, और 2 इक्वल पीसेस में उसको काट दो। दिखा भी रखा होगा यहाँ पे, ये स्ट्रॉ ही ले रखे, यहाँ पे दिखा रखा है, ठीक है ना। 2 इक्वल पीसेस में उसको कट कर दो, ठीक है। सस्पेंड वन ऑफ द पीस फ्रॉम द एज ऑफ अ टेबल विद द हेल्प ऑफ अ पीस ऑफ थ्रेड। थ्रेड लो, एक धागा लो, और टेबल की एज पे, मतलब किनारे पे, यहाँ पे इसको ऐसे लटका दो जैसे इसने लटकाया है। कहीं भी लटका दो, जरूरी नहीं टेबल पे लटकाना है, कहीं भी लटका दो, इसको हैंग कर दो। Now hold the other piece of straw in your hand and rub its free end with a sheet of paper. और जो दूसरा straw है ना, वो अपने हाथ में लो और पेपर की सरफेस पे उसको रगड़ो। पेपर है ना, पेपर पे रगड़ो। दूसरी जो straw है ना, ये वाली, ये जो हाथ में है, इसको यहाँ से एक एंड से, कोई सा भी इस एंड से रगड़ो, ये वाला एंड ना, इसको पेपर पे अच्छे से घिस लो। Bring the rubbed end of the straw near the suspended straw. अब ये जो एंड है ना, ये इसके पास में लेके आओ, तो ये इसको खींचेगा। इसका मैं एक और एग्जांपल देती हूँ। अपना जो स्केल होता है, स्केल रूलर होता है, ठीक है, तो उसको अपन क्या करते हैं, पेपर पे रब करते हैं। तो जो स्केल होता है उसको हम पेपर पे रब करते हैं, पेपर पे रब करते हैं, और रब करने के बाद अपने हेयर्स के पास में लेके आते हैं, अपने बालों के पास में, ठीक है। या फिर छोटे छोटे कागज, हाँ, पेपर के, या फिर छोटे छोटे टुकड़े भी कर देते हैं। कई बार अपन ऐसे करते हैं कि सर से तो अपन रब करते हैं, अपने सर पे रब करते हैं, कहीं पे भी रब कर लो उसको, अपने सर पे रब कर लो चाहे, ठीक है। सर पे अपन रब करके और फिर पेपर के छोटे छोटे टुकड़े डाल देते हैं, और तो स्केल उनको दूर से ही खींच लेता है, ठीक है ना। स्केल उनको ऊपर की तरफ खींचता है। छोटे छोटे पीसेस होने चाहिए, जैसे भारी पीसेस को तो नहीं कर पाता, बट छोटे छोटे पीसेस को अट्रैक्ट करता है, तो चार्जेस की वजह से। तो यहाँ यहाँ अभी पूरा पढ़ लीजिए, ठीक है। ये एग्जांपल ही यहाँ पे दे रखा है। ब्रिंग द रब्ड एंड ऑफ द स्ट्रॉ नियर द सस्पेंडेड स्ट्रॉ। तो ये जो सस्पेंडेड स्ट्रॉ है, ये जो लटकी हुई स्ट्रॉ है, इसके पास में ये पेपर पे इसको घिसा, अच्छे से रब किया और इसके पास में लेके आए, तो ये हिल के और इसके पास आ जाएगी। देख, जैसे यहाँ पे थी और यहाँ से यहाँ तक आ गई है। फिर मेक श्योर दैट द टू पीसेस डू नॉट टच ईच अदर। दोनों एक दूसरे को टच ना करें, इसका ध्यान रखना है हमें। वॉट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या देखते हो? नेक्स्ट रब द फ्री एंड ऑफ द सस्पेंडेड पीस ऑफ स्ट्रॉ विद अ शीट ऑफ पेपर। अब जो लटका हुआ जो पीस है ना, ये इस वाले को रब करो, अब इस वाले को, इसको रब करो, इसको रब करो। फिर अगेन ब्रिंग द पीस ऑफ स्ट्रॉ that was rubbed earlier with the paper near the free end of the suspended straw. What do you observe? अब हमने इस बार इस वाली को रब किया, इस वाली को, और इसको इसके पास में लेकर आए, इस वाले को इसके पास में लेकर आए, तो क्या हुआ है? A straw is said to have acquired electrostatic charge after it has been rubbed with a sheet of paper. कोई भी स्ट्रॉ जब हम उसको रब करते हैं ना, तो उसके ऊपर चार्जेस आ जाते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस बोला जाता है उनको, चार्जेस आ जाते हैं उसके ऊपर, ठीक है ना। उस स्ट्रॉ के ऊपर, या फिर मैंने स्केल को रब किया है तो स्केल के ऊपर चार्जेस आ जाएंगे, ठीक है। तो सच अ स्ट्रॉ इज एन एग्जांपल ऑफ चार्ज्ड बॉडी। तो हम इसको चार्ज्ड बॉडी कहते हैं। जैसे स्केल है, मैंने स्केल को रब करा, जिसको भी आप रब करोगे ना, तो उसके ऊपर क्या आ जाते हैं? चार्जेस आ जाते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस आ जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं चार्ज्ड बॉडी। तो वो चार्ज्ड बॉडी फिर फोर्स लगाती है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज्ड बॉडी ऑन अनदर चार्ज्ड और अनचार्ज्ड बॉडी इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो एक चार्ज्ड बॉडी दूसरी चार्ज बॉडी पे फोर्स लगाए, या फिर अनचार्ज। सपोज हमने दो चीजों को रब करा, दोनों स्केलों को रब कर लिया अपने बालों से, ठीक है ना, और फिर दोनों स्केलों को हम एक दूसरे के पास ला रहे हैं। एक स्केल को राइट हैंड में लिया, एक को लेफ्ट में, और दोनों को मैंने अपने हेयर्स पे रब किया, अच्छे से उनको रगड़ा, और फिर मैं हम स्केल को थोड़ा सा पास में लेके आई, तो वो आपस में अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना, एक दूसरे को खींचेंगे। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसको बोला जाता है। रब करने से इनके ऊपर क्या आ जाते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस आ जाते हैं, और हम इनको चार्ज्ड बॉडी बोलते हैं।
तो टिक करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज्ड बॉडी ऑन अनदर चार्ज्ड और अनचार्ज्ड बॉडी। फोर्स एक्सर्ट किया जाता है, लगाया जाता है एक चार्ज बॉडी के द्वारा दूसरी चार्ज बॉडी पे या फिर अनचार्ज बॉडी पे, उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। दिस फोर्स कम्स इनटू प्ले इवन व्हेन द बॉडीज आर नॉट इन द कॉन्टेक्ट। इसमें बॉडी कॉन्टेक्ट में नहीं होती तब भी ये लग जाता है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देयरफॉर इज अनदर एग्जांपल ऑफ नॉन कॉन्टेक्ट। तो नॉन कांटेक्ट में ध्यान रखना है, सबसे पहला नॉन कांटेक्ट में हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फोर्स, दूसरा हमने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तीसरा हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। बस ये लास्ट है, फिर प्रेशर आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि नॉन कांटेक्ट में ये फोर्सेस आते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, यू नो दैट अ कॉइन और अ पेन फॉल्स टू, ग्रेविटेशनल वही है, ग्रेविटी खींचती है, पढ़ लेते हैं फिर भी पूरा। यू नो दैट अ कॉइन और अ पेन फॉल्स टू द ग्राउंड व्हेन इट स्लिप्स ऑफ योर हैंड। जब अपने हाथ से स्लिप हो जाता है कोई भी पेन या पेंसिल, मतलब फिसल के नीचे ही गिरता है वो, ठीक है, उसी जगह थोड़ी रहता है, नीचे चला जाता है, नीचे गिर जाता है। लीव्स एंड फ्रूट्स ऑल्सो फॉल टू द ग्राउंड, जो पत्तियां होती है और जो फ्रूट्स होते हैं, फल होते हैं, वो भी ग्राउंड पे गिर जाते हैं। when they get detached from the plant, जब वो प्लांट से डिटैच होते हैं, मतलब जब अलग हो जाते हैं प्लांट से, तो वो भी नीचे गिर जाते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई इट इज सो, क्या आपने कभी वंडर किया, आश्चर्य किया ऐसा क्यों होता है, नीचे ही क्यों गिरते हैं? वो वहीं पे रहे या तो, या फिर ऊपर क्यों नहीं जाते, नीचे ही क्यों जाते हैं हमेशा? When the coin is held in your hand, it is at rest. जब कॉइन आपके हाथ में रखा हुआ है तो वो रेस्ट में है, वो मूव थोड़ी कर रहा है, वो आपके हाथ में आराम से लेटा हुआ है, आराम से रेस्ट में है वो। As soon as it is released, जैसे आप उसे रिलीज कर देते हो, छोड़ देते हो, it begins to move downwards, तो वो नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है। It is clear that स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द कॉइन अंडरगोज अ चेंज, तो जो स्टेट ऑफ मोशन है इसमें चेंज हो रहा है ना, पहले रेस्ट में थी, अब वो मूव करने लग गई, तो उसकी स्टेट में चेंज हुआ है। कैन दिस हैपन विदाउट अ फोर्स, क्या बिना फोर्स के हो सकता है? हमने ऊपर पढ़ा था कि बिना फोर्स के स्टेट ऑफ मोशन में चेंज नहीं होगा, बिना फोर्स के कोई ना कोई फोर्स लग रहा है। हमने फोर्स वाले टॉपिक ऊपर ही ऊपर जो फोर्स पढ़ा था शुरू में, तो हमने वहां पे पढ़ा था कि अगर कोई बॉडी रेस्ट से मोशन में जा रही है, इसका मतलब कोई फोर्स लगा रहा है तभी वो मूव कर रही है। अगर वो मोशन से रेस्ट में आ रही है, इसका मतलब उसके ऊपर कोई फोर्स लगा रहा है तभी वो रेस्ट में आ रही है। तो यहाँ पे भी ये अपने आप कैसे चलने लगी, अभी रेस्ट में था कॉइन और चलने लग गया, नीचे की तरफ जाने लग गया, ठीक है, तो अपने आप तो नहीं होगा, कोई ना कोई तो फोर्स लगा रहा है, तो नीचे की तरफ जा रहा है, तो हम मान लेते हैं कि जो अर्थ है वो फोर्स लगा रही है। तो कैन दिस हैपन विदाउट अ फोर्स एक्टिंग ऑन इट, क्या वो नीचे अपने आप चला जाएगा, कोई तो उसको खींच रहा है। विच इज दिस फोर्स, ये कौन सा फोर्स है, इसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स फॉल टूवर्ड्स द अर्थ बिकॉज इट पुल्स देम, क्योंकि अर्थ उनको पुल करती है, अर्थ उनको खींचती है अपनी तरफ। दिस फोर्स इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इसको टिक करो, फोर्स ऑफ ग्रेविटी अगर पूछा जाए, या फिर जस्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी कह लो या फोर्स ऑफ ग्रेविटी कह लो, ठीक है। तो इसको टिक करो, ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स फॉल टूवर्ड्स द अर्थ, फॉल टूवर्ड्स द अर्थ बिकॉज इट पुल्स देम। कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज अर्थ की तरफ क्यों जाती है? क्योंकि अर्थ उनको पुल करती है, खींचती है। इसको हम बोलते हैं, इस फोर्स को हम कहते हैं द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और जस्ट ग्रेविटी भी कह सकते हो। ग्रेविटी मूवी भी है, देखना, अच्छी मूवी है, हॉलीवुड मूवी है, अच्छी है बहुत, देखना तुम एक बार, में पूरा दिखा रखा है। दिस इज एन अट्रैक्टिव फोर्स, तो ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है, क्योंकि अट्रैक्ट कर रही है, पुल कर रही है, तो ये एक तरह का अट्रैक्टिव फोर्स है। जैसे मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, पुल करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं मतलब अपन पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स ऑन ऑल ऑल ऑब्जेक्ट्स, जो ग्रेविटी का जो फोर्स है वो सारे ऑब्जेक्ट्स पे लगता है। अर्थ पे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे ऊपर भी लगता है, हमको भी तो खींच रखा है ना अर्थ ने, नहीं तो अर्थ तो लटकी हुई है, तो हम गिर जाए नीचे से ऐसे, तो अर्थ ने भी हमको अपनी तरफ, जैसे अर्थ है ये तो हवा में लटकी हुई है एक बॉल की तरह, हवा के अंदर लटकी हुई है ना।
हम तो यहाँ पे खड़े हैं नीचे, सपोज कुछ लोग ऊपर रहते हैं, कुछ लोग यहाँ 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 ऐसे से रहते होंगे ना लोग, तो हम नीचे की तरफ हैं तो हम तो गिर जाते हैं नीचे, अगर हमें अर्थ ने पुल कर रखा है, खींच रखा है अर्थ ने, अर्थ ने हम लोगों को खींच रखा है सबको। तो द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स, तो सारे ऑब्जेक्ट्स पे फोर्स लगता है, ग्रेविटी जो फोर्स है सभी ऑब्जेक्ट्स पे लगता है। The force of gravity acts on all of us all the time without our being aware of it. हमें पता भी नहीं है कि हमारे ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो सभी के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है सारे समय पे, ऑल द टाइम। ऐसे नहीं है कि 1 मिनट के लिए भी ग्रेविटी, अगर ये हमें छोड़ देगी 1 मिनट के लिए भी तो हम पता नहीं कहाँ चले जाएंगे, ठीक है। अगर तो हर अर्थ ऑल द टाइम मतलब पूरे समय हमारे ऊपर फोर्स लगाती है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। वाटर बिगिंस टू फ्लो टूवर्ड्स द ग्राउंड एज सून एज वी ओपन अ टैप, जैसे हम नल को ओपन करते हैं पानी नीचे की तरफ जाता है, ठीक है, नल में से निकल के साइड वाइड में नहीं जाता, नीचे की तरफ जाता है डायरेक्ट। वाटर इन रिवर्स फ्लोज डाउनवर्ड्स ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो ये ग्रेविटी फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से सारी चीजें नीचे की तरफ जाती हैं, क्योंकि अर्थ जो है उनको पुल करती है, अर्थ उनको खींचती है कि मेरी तरफ आओ आओ। ग्रेविटी इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ द अर्थ अलोन, ग्रेविटी सिर्फ अर्थ पे ही नहीं लगती है, जैसे अब अर्थ लटकी हुई है, अर्थ के साथ में कई सारे प्लेनेट से कैसे लटके हुए हैं एयर के अंदर, एयर के अंदर ये अर्थ ऐसे की ऐसे, इसके नीचे ना तो कोई सहारा कुछ नहीं है, ऐसे की ऐसे लटकी हुई है। तो सिर्फ जो ग्रेविटी जो फोर्स है सिर्फ अर्थ हमारे ऊपर नहीं लगा रही है, ये अर्थ है, फिर ये और भी प्लैनेट्स हैं, कई सारे कितने सारे प्लैनेट है, सब ऐसे कैसे लटके हुए हैं, ऐसे कैसे देखेंगे तो हमें तो एयर इनके बीच में कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि किसी ने इनको खींच रखा है, पकड़ रखा है, और एयर में ऐसे कैसे लटके हुए हैं ये लोग। तो ग्रेविटी इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ द अर्थ अलोन, ग्रेविटी सिर्फ सिर्फ अर्थ ही नहीं लगाती है, अर्थ ही अपन को नहीं खींचती है सिर्फ। इन फैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में, एवरी ऑब्जेक्ट प्रत्येक ऑब्जेक्ट, वेदर स्मॉल और लार्ज, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, exerts a force on every other object, दूसरे हर प्रत्येक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है। ये अर्थ है, ये इसको पुल कर रही है, ठीक है ना, अर्थ इसको खींच रही है मेरे पास आजा, ये प्लैनेट है ये भी इसको खींच रहा है तू मेरे पास आजा, ये इसको खींच रही है, ये इसको, दोनों एक दूसरे को, मतलब हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्सर्ट करता है। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, ब्रह्मांड के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, वो सब एक दूसरे के ऊपर एक्सर्ट फोर्स ऑन एवरी अदर ऑब्जेक्ट, एक दूसरे के ऊपर सब फोर्स लगाते हैं, सब तभी तो सबके सब बंधे पड़े हैं ऐसे की ऐसे, सबने एक दूसरे को पकड़ रखा है। दिस फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पे इसमें डिफरेंस है, देखो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स आता है एग्जाम में कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, तो ये लिखना है कि यूनिवर्स के अंदर जो हर एक एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट करता है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ग्रेविटी क्या होती है, या फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो अर्थ जो पुल करती है ऑब्जेक्ट्स को, जो अर्थ जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, वो हो गया हमारा फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फोर्स में ये आ जाएगा कि यूनिवर्स के अंदर प्रत्येक ऑब्जेक्ट एक दूसरे को पुल करता है, एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करता है, फोर्स लगाता है, वो होता है हमारा ग्रेविटेशन। इसी वजह से ये इस तरह से लटके हुए हैं, ठीक है ना, सबके सब ऐसे लटके हुए हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रेशर। तो फोर्स हमारा हो गया खत्म, अब स्टार्ट हो गया प्रेशर। प्रेशर के अंदर भी फोर्स ही है, प्रेशर इसका लास्ट टॉपिक, ये लास्ट टॉपिक। बस आज प्रेशर पढ़ेंगे बस ये। प्रेशर क्या होता है? यू हैव लर्नड इन क्लास 7 दैट स्ट्रॉन्ग विंड्स ड्यूरिंग अ स्टॉर्म और अ साइक्लोन कैन ब्लो अवे इवन द रूफ टॉप। जो स्ट्रॉन्ग विंड होती है, बहुत तेज जब हवाएं चलती है, तूफान आ जाता है, तो क्या होता है, जो हमारी रूफ टॉप होती है, जैसे
टीन की जो छतें नहीं होती, टीन लगा देते हैं ऊपर, तो उसकी जो छत होती है, टीन की जो शेड्स होती हैं, जो छतें होती हैं, वो उड़ जाती है। You also learned that winds and cyclones are caused by the difference in air pressure. तो एयर प्रेशर के डिफरेंस की वजह से ये होता है। जैसे जैसे कहीं यहाँ पे एयर कम है, बहुत ही कम एयर है, और यहाँ पे बहुत ही ज्यादा एयर, तो ज्यादा से कम की तरफ भागती है हमेशा। हमने पढ़ा था कि ज्यादा से कम की तरफ ऐसे भागते हैं हमेशा। तो एयर प्रेशर की वजह से, यू ऑल्सो लर्न दैट विंड्स एंड साइक्लोन्स आर कॉज्ड बाय द डिफरेंस इन एयर प्रेशर। एयर प्रेशर की डिफरेंस की वजह से ये विंड जो हवाएं हैं ये चलती हैं, एयर प्रेशर की डिफरेंस की वजह से। जैसे यहाँ पे एयर ज्यादा होती है, यहाँ की गर्म हवा ऊपर चली जाती है, तो यहाँ से एयर जो हवा है ये इस तरफ मूव करती है, तो हम उसको बोल देते हैं विंड। जब एयर मूव करती है तो हम उसको बोलते हैं विंड। ठीक है, तो इस वजह से होता है। इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड फोर्स? क्या प्रेशर और फोर्स में कोई रिलेशन है? लेट अस फाइंड आउट, पता लगाते हैं। रिलेशन है। ट्राई टू पुश अ नेल इनटू अ वुडन प्लैंक बाय इट्स हैंड। ये वुडन प्लैंक है, मतलब लकड़ी का कोई भी ऐसा ले लो, और उसमें ये इस नेल को पुश करना है। ये हैमर है, हथौड़ा है, तो इस हैमर से नेल को इसके अंदर पुश करना है, मतलब मार रहे हैं, हैमर से मारेंगे यहाँ पे। डिड यू सक्सीड? क्या ये अंदर चली गई? ट्राई नाउ टू पुश द नेल बाय पॉइंटिंग एंड। पहले तो क्या किया था इसने, हेड से, मतलब इसको उल्टा रख दिया, हेड को तो नीचे रख दिया, मतलब इसको ऐसे रख दिया, बना ही देती हूँ। इस नेल को ऐसे रख दिया, हेड को नीचे और इसको ऊपर, और यहाँ से हैमर मार रहे हैं, तो अंदर जाएगी? नहीं जाएगी। ठीक है, अब मारेंगे तो चली जाएगी। तो ट्राई टू पुश अ नेल इनटू अ वुडन प्लैंक बाय इट्स हैंड। तो यहाँ पे रख दो और ऐसे मारो, ठीक है। डिड यू सक्सीड? नहीं। तो ट्राई नाउ टू पुश द नेल बाय द पॉइंटेड एंड। अब ये पॉइंटेड एंड यहाँ रखो, अब पुश करो, अब चली जाएगी। कुड यू डू इट दिस टाइम? हाँ, यस, इस टाइम हो गया। आगे, पुशिंग अ नेल इनटू अ वुडन प्लैंक, ये दिखा रखा है सिर्फ। ट्राई कटिंग वेजिटेबल्स विद अ ब्लंट नाइफ। ब्लंट मतलब होता है जो, एक तो शार्प नाइफ होता है, शार्प, शार्प मतलब बहुत ही तेज, शार्प, है ना। और ब्लंट हो गया उसका ऑपोजिट। ब्लंट मतलब भुट्टा, अपन जिसको हिंदी में बोल देते हैं, कि जो नाइफ है वो ब्लंट हो गया है, जो नाइफ की जो एजेस है वो ब्लंट हो गई है, तो सब्जी नहीं कटती ना फिर। वैसे ब्लंट नाइफ ही यूज करते हैं अपन किचन के अंदर, ज्यादा ब्लंट भी नहीं है, ज्यादा शार्प भी नहीं है ना। ज्यादा शार्प यूज करेंगे तो अपने उंगली कट जाएगी, ठीक है, उंगली में लग जाएगी। और ज्यादा ब्लंट यूज करेंगे तो सब्जी काटने में हमें बहुत मस्कुलर फोर्स लगाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा सब्जी काटते टाइम, ठीक है। तो ना तो एकदम ब्लंट होना चाहिए, ना ही ज्यादा शार्प होना चाहिए, ठीक है। शार्प होगा तो कोई बच्चे ने सपोज कुछ काट रहा है, टमाटर प्याज को भी, तो उसके हाथ में लग गई, ठीक है। और सब्जी काटते टाइम बड़ों के हाथ में भी लग जाती है कई बार। तो ट्राई कटिंग वेजिटेबल्स, ब्लंट नाइफ से वेजिटेबल काटो, बहुत ताकत लगेगी, बहुत ज्यादा। एंड देन विद शार्प नाइफ, शार्प नाइफ से काटो, फटाफट फटाफट कट जाएगी, उंगली भी कट जाएगी साथ में। विच इज इजियर? कौन सा इजियर है? शार्प नाइफ से काटना इजियर है। डू यू गेट द फीलिंग दैट द एरिया ओवर विच द फोर्स इज अप्लाइड, फॉर एग्जाम्पल द पॉइंट। एरिया, मैम आगे का है ना, एरिया कम होता है तो प्रेशर ज्यादा लगता है। यस, आगे का एरिया कम होता है, जैसे अपन शार्प कर देंगे तो एरिया क्या है, पतली सी एज होगी, वो जो जो टच होगी टमाटर के ऊपर या प्याज के ऊपर, ठीक है ना। तो जो जो एरिया हमने कम कर दिया तो प्रेशर ज्यादा लगेगा। ब्लंट नाइफ होता है तो ज्यादा, जो प्याज के ऊपर जो रखा जाता है ना चाकू, तो उसमें क्या होता है, जो एरिया होता है वो ज्यादा होता है, शार्प वाले के कंपैरेटिवली ज्यादा होता है, तो प्रेशर हमें ज्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर एरिया कम होगा, बहुत अच्छे, वेरी गुड, एरिया अगर कम होगा तो प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो क्या है हमारा? मैम अगर, जैसे मैम पेंसिल है ना, तो उसके पीछे वाले जो, पीछे वाली जो तरफ होती है ना, उससे अगर है ना अपने हाथ पे फोर्स लगाएंगे ना तो कुछ नहीं होगा। और अगर आगे वाली जो फ्रंट वाली साइड है ना हाँ उसकी, उस पर थोड़ा सा ही लगाया अगर, तो फिर भी दर्द होने लग जाएगा। हाँ, तो क्या होता है, अगर एरिया हमारा स्मॉल है, एरिया हमारा कम है, तो प्रेशर ज्यादा लगेगा, जो प्रेशर लगेगा वो ज्यादा लगेगा, ठीक है। बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, पेंसिल है, ठीक है। तो पेंसिल के आगे की यहाँ पे एरिया कम होता है, अगर इसको हम हमारे हाथ पे ऐसे यहाँ से लगाएं, ठीक है, और यहाँ से दबाएं इसको ऊपर से, मतलब हम फोर्स लगाएं यहाँ पे, तो हमें ज्यादा दर्द। साइड से।
इस साइड से अगर जो पीछे वाली साइड से अपन ने लगाया है ना, उससे धीरे चाहे फोर्स लगाए ना, तब भी है ना दुखने लग जाएगा। ठीक है, तो ये वो हमारा पीछे वाली हाथ है, ये पेंसिल है। अगर पीछे की साइड से लगाएं यहाँ पे ऐसे, अगर हम प्रेशर लगाएं यहाँ पे, क्योंकि एरिया ज्यादा है, एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर कम लगेगा, प्रेशर कम लगेगा। यहाँ पे एरिया कम है, पॉइंट है, तो प्रेशर ज्यादा लग रहा है, ठीक है ना, प्रेशर ज्यादा, तो हमें दर्द होगा हाथ। ठीक है, तो वही है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। Do you get the feeling that the area over which the force is applied, for example, the pointed end of the nail, plays a role in making these tasks easier? तो एरिया यहाँ पे, जिस एरिया पे हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है ना, तो यहाँ कॉन्टेक्ट एरिया क्या है, कम है। तो द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। तो फोर्स लगाया जा रहा है जिस एरिया पे, उसको हम बोलते हैं बस प्रेशर। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। तो बस ये वही चीज है सारी, इसको टिक कर लो, डेफिनेशन को, एक तो डेफिनेशन ध्यान रखनी है और एक ये फॉर्मूला, इसको ध्यान में रखना है। At this stage, we consider only those forces which act perpendicular to the surface on which the pressure is to be computed. So at this stage, we consider only those forces which act perpendicular, perpendicular forces को ही हम यहाँ पे मतलब देखेंगे, ठीक है ना, कंसीडर करेंगे। टू द सरफेस ऑन विच, परपेंडिकुलर मतलब ऐसे सीधा खड़ा हुआ 90 डिग्री पे, जो 90 डिग्री पे जो फोर्स लग रहे हैं। So at this stage we consider only those forces which are perpendicular to the surface on which the pressure is to be computed. आगे देखो, I now understand, बस आज हम कहाँ तक करेंगे, ओह यहाँ पे खत्म है, चलो फटाफट कर लेते हैं। I now understand why porters, porter ये होते हैं जो सामान ढोते हैं ना अपना, तो porters place a round piece, जो रेलवे स्टेशन के और वहां पे खड़े रहते हैं ना सामान ढोने के लिए, पुली, हिंदी में अपन बोलते हैं ना पुली। तो जो पोर्टर्स होते हैं, आई नाउ अंडरस्टैंड व्हाई पोर्टर्स प्लेस अ राउंड पीस ऑफ क्लॉथ ऑन देयर हेड। ये देखो सर के ऊपर राउंड ऐसी पगड़ी सी लगा के रखते हैं ना ये लोग, ताकि जैसे हमारा जो सर है, ये हमारा सर है, ये हमारा हेड है, ठीक है ना, ये जो हमारा हेड है, अगर इस पे सामान रखते हैं तो कॉन्टेक्ट एरिया सिर्फ एक तरह से इतना सा ही होगा, जैसे खोपड़ी अपनी इस तरह से होती है ना, राउंड एकदम गोल होती है ना, तो जो कांटेक्ट फोर्स होगा, जो ये कांटेक्ट जो एरिया है वो कम है, इस एरिया को बढ़ाने के लिए हम पगड़ी लगा लेते हैं, ठीक है, कम होगा तो प्रेशर ज्यादा लगेगा ना, ये जल्दी थक जाएगा, ठीक है, और ये पगड़ी लगा लेगा, और फिर जैसे जो मटका लेके आते हैं तो उसमें भी इंडी बोलते हैं उसको, जो राउंड कलर का लगा लेते हैं, ठीक है ना, मतलब राउंड शेप का इंडी। पानी भरने के लिए जाते हैं, हाँ, उससे पहले लगे, क्योंकि मटके को डायरेक्टली, फूल होता है ना, तो उसके नीचे का जो ये एरिया है ये कम होता है थोड़ा, इसलिए वो लगा लेते हैं। यस, एरिया को ज्यादा इंक्रीज करने के लिए, तो हम कोई कपड़ा लगा लेते हैं, या फिर इंडी बनी आती है प्रॉपर वो लगा लेते हैं, या फिर हम कोई कपड़ा लगा लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, मटका भरने जाते हैं तो उससे क्या होता है, जो एरिया होता है वो बढ़ जाता है, जो एरिया होता है वो इंक्रीज हो जाता है, इस वजह से फिर हमको वो लोड हैवी नहीं लगता, हमको जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा, जब एरिया बढ़ जाएगा तो प्रेशर कम हो लगेगा, हमारे सर के ऊपर प्रेशर कम लगेगा। When they have to carry heavy loads, by doing this they increase the area of contact of the load with their head। तो ये एरिया को इंक्रीज करते हैं, मतलब ये जो पीस है, ये जो राउंड पीस का जो कपड़ा है, ये एरिया को इंक्रीज कर देगा। सो द प्रेशर ऑन देयर हेड इज रिड्यूस, तो प्रेशर कम हो जाएगा, एंड फाइंड इट इजियर टू कैरी द लोड, और तो इनको कम प्रेशर लग रहा है तो आसानी से लोड को ले जा पाएंगे। बस ये पढ़ेंगे, यहाँ तक पढ़ेंगे बस आज। नोट दैट द एरिया इज इन द डिनोमिनेटर इन द अबव एक्सप्रेशन। एरिया नीचे था
प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, फोर्स अपॉन एरिया। एरिया कहाँ है? डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर का मतलब होता है नीचे वाला, न्यूमिनेटर मतलब ऊपर वाला, तो डिनोमिनेटर में एरिया है। सो द स्मॉलर द एरिया, तो एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है ना। एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा लगेगा, कम एरिया में प्रेशर ज्यादा लगेगा। एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर कम लगेगा। On the smaller, so the smaller the area, the larger the pressure on the surface of the same for the same force. तो अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा लगेगा, सेम फोर्स पे उतना ही फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन एरिया कम है तो ज्यादा प्रेशर लग रहा है, एरिया ज्यादा है तो कम प्रेशर लग रहा है। जैसे पेंसिल को अपन हाथ में लगा रहे हैं तो सेम फोर्स लगा रहे हैं, तो पॉइंटेड टिप अगर हम रखते हैं अपने हाथ पे तो सेम फोर्स लगाएंगे तो हमें ज्यादा दुखेगा, इसका मतलब प्रेशर ज्यादा लग रहा है। और अगर अगर दूसरी साइड से हम उसको फोर्स लगाते हैं तो कम लगेगा। तो द एरिया ऑफ द पॉइंटेड एंड ऑफ द नेल इज मच स्मॉलर देन दैट ऑफ द हैंड। तो जो पॉइंटेड एंड होता है नेल का, इसका एरिया कम है, यहाँ पे एरिया कम है, ये बस पॉइंट ही तो टच हो रहा है, ये पॉइंट ही टच हो रहा है सिर्फ, तो पॉइंट ही एरिया है सिर्फ। तो अगर हम फोर्स लगाते हैं तो मतलब प्रेशर ज्यादा होगा, क्योंकि कम एरिया, एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा लगेगा ऊपर से। द एरिया ऑफ द पॉइंटेड एंड इज स्मॉलर देन दैट ऑफ इट्स हेड, द सेम फोर्स देयर फोर, तो सेम फोर्स लगाने पे ये तो अंदर चली जाएगी, बट अगर उल्टा हम इसको रखेंगे, कील को अगर हम ऐसे रखेंगे, नेल मतलब कील, कील को हम ऐसे रखेंगे और वही फोर्स लगाएंगे तो कुछ बिल्कुल भी अंदर नहीं जाने वाला है। The same force therefore produces a pressure sufficient to push the pointed end of the nail into the wooden. तो same force इसको तो अंदर घुसा देगा और यहाँ अगर लगाते हैं तो ये अंदर नहीं जाएगा। Can you explain now why shoulder bags are provided with broad straps and not thin straps? तो जो शोल्डर हमारे बैग होते हैं उसमें पतली पतली स्ट्रैप्स नहीं आती, एकदम पतली पतली आती है ना तो दुखने लग जाता है अपने कंधे। हमेशा जो स्ट्रैप्स आती है वो थोड़ी मोटी आती है, अपनी जो स्ट्रैप्स आती है ऐसी ऐसी आती है, जो बैग टांगने की वो होती है ना अपनी स्ट्रैप्स, ठीक है, जहाँ से अपन बैग टांगते हैं, अगर वो पतली होंगी तो हमारे ऊपर प्रेशर ज्यादा लगेगा, बच्चों के ऊपर प्रेशर ज्यादा लगेगा, उनको बैग का बोझ ज्यादा लगेगा। और अगर हम ऐसे मोटी मोटी स्ट्रैप वाले बैग बना देंगे, इनको अगर वो अपने कंधों पे टांगेंगे, यहाँ से कंधे कंधे, इनको अगर ये टांगेंगे कंधों पे तो इनको कम लगेगा, तो इसलिए होता है। Why the tools meant for cutting and piercing always have sharp edges? Sharp edges क्यों होती है? क्योंकि सर वो एरिया को रिड्यूस करने के लिए, ताकि प्रेशर ज्यादा लगे। Do liquids and gases also exert pressure? Does it also depend on the area on which the force acts? Let us find out. क्या गैस और लिक्विड भी प्रेशर लगाते हैं? हाँ लगाते हैं, वो नीचे पढ़ेंगे हम। आज हम यहीं तक करेंगे बस, इसके आगे का हम कल करेंगे।